नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस दौड़ भाग बड़ी जिंदगी में इंसान अपनी हद से ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 24 घंटे मेहनत कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ज़रूरतों को तो पूरा कर रहा है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में वो कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता के साथ समझौता कर रहा है। और हम अगर मेंटल इल हेल्थ की अगर बात करें तो जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसका शिकार होता नज़र आ रहा है। और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार कोविड ने जो एक कहर बरपाया था, उसका सीधा असर हमारी मेंटल वेलनेस पर निश्चित तौर पर पड़ा है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसके पीछे वजह भी यही है कि हम अपनी मानसिकता को बेहतर कर सकें। इसके लिए एक एजुकेशन, काउंसलिंग और अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और खासकर इस दिन कई तरह के कार्यक्रमों का इनेकाद किया जाता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ जो हालात चल रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता पर निश्चित तौर पर पड़ा है और कोविड का असर भी इसमें एडप्ट कर रहा है। कितना महत्वपूर्ण ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे या फिर हम अगर मेंटल वेलनेस की अगर बात करें तो क्या प्रयास किए जाने चाहिए और किस प्रकार इसको एक आम बीमारी की तरह या एक मेंटल इल हेल्थ की तरह इसको भी ट्रीट किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक जन चेतना क्या इसमें करने की आवश्यकता है ताकि हम इस चुनौती को पार कर सकें। यही आज की सीधी बात है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर डॉक्टर अभिषेक चौहान जी बैठे हैं। आप जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं और खुद आप जॉब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं गवर्नमेंट साइकेट्री हॉस्पिटल जम्मू में। और स्पष्ट दिशा निर्देश खासकर इस दिन के हवाले से जो थीम है या फिर क्या चुनौतियां हैं उस पर आप अपना मंथन रखेंगे। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं डॉक्टर रमेश शर्मा जी, आप हेड काउंसलिंग सेल, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। और खासकर हम विद्यार्थियों की, यूथ की, युवाओं की अगर बात करें तो किस प्रकार इस चुनौती को दूर किया जा सकता है, उसको पार किया जा सकता है, उस पर अपना व्याख्यान रखेंगे। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम नीतू दर्जी बैठी हैं। आप जाने माने मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट हैं और समय समय पर कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के माध्यम से युवाओं में एक अवेयरनेस, एजुकेशन लाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठी हैं श्रेया सूरी, जो एक जाने माने सामाजिक और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और खासकर हमारे इस कार्यक्रम में युवा पीढ़ी की अभिव्यक्ति उनको रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। डॉक्टर अभिषेक, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा इस दिन को लेकर, और इस दिन के साथ कई भ्रांतियाँ भी जुड़ी हुई हैं खासकर मेंटल इल हेल्थ को लेकर। क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण ये दिन है और खासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? अगर हम मेंटल हेल्थ डे की बात करें तो इस बार तो जो थीम है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू मेक मेंटल हेल्थ अ ग्लोबल प्रायोरिटी फॉर ऑल। हमने देखा कि कोविड से पहले हम कुछ हद तक मेंटल हेल्थ की बात करना शुरू हो गए थे इन प्रीसीडिंग 3-4 ईयर्स। हम बच्चों को स्क्रीन से दूर ले जा रहे थे, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम लोगों को बोल रहे थे गेट आउट ऑफ योर होम, जस्ट बी इन नेचर, जिस तरह से हम मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। बट कोविड ने कहीं जाकर हमें फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जिस स्क्रीन से हम बच्चों को दूर कर रहे थे वो स्क्रीन ही उनका साथी बन गया कोविड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो अपना सोशल सर्कल हो। ये जो थीम है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट हैज़ बीन सेड दैट दिस कोविड पैंडमिक मे लीड टू अ सेकेंडरी पैंडमिक ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स इन फ्यूचर। कोविड ने कई तरह से हमें अफेक्ट किया। जिनको कोविड नहीं था उनको ये डर था कि हमें कहीं कोविड हो ना जाए, जिनको कोविड था उनको ये डर था कि हम इससे सक्सेसफुली निकल पाएँ। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई और जिसका बहुत साइंटिफिक लिटरेचर अब है वो ये है कि कोविड ने कुछ ऐसी ब्रेन में चेंजेस की जिनको वेस्कुलाइटिस कहते हैं, माइनर जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन की, उनकी इन्फ्लेमेशन की, और जिसके कारण एक ब्रेन के कारण ही कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स डेवलप हुए। डिप्रेशन बहुत लोगों को हुआ, इंसोम्निया बहुत लोगों को अभी तक है। इट्स सच ए रेजिस्टेंट इंसोम्निया कि कोविड तो चला गया, कोविड का स्ट्रेस भी चला गया, बट पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू स्लीप and they are not traumatized just because their brain is not functioning normally। ये हमारे लिए एक और पॉपुलेशन खड़ी कर देगा। एक रीज़न ये भी है कि शायद कोविड ने हमें ये पॉपुलेशन तो खड़ी की, मगर कोविड ने वंस अगेन हमारा जो
जो टारगेट था वो मेंटल हेल्थ से फिर से फिजिकल हेल्थ पे ला के खड़ा कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ट्रीटमेंट गैप जो कि साइकेट्री में पहले भी बहुत ज़्यादा था, अगर आप 100 साइकेट्रिक पेशेंट्स को देखें तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास सिर्फ 10 ही पहुंचते थे। सो 90% ट्रीटमेंट गैप था। बिकॉज ऑफ दिस अगर लोग अभी भी अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी ना दें तो ये गैप बढ़ता जाएगा, दे विल लैंड इनटू मोर सीरियस ट्रबल्स एंड एक सेकेंडरी एपिडेमिक जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का, मेंटल डिसऑर्डर्स का बन सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इट कैन लीड टू ए सेकेंडरी एपिडेमिक, और कोविड से पहले जिस तरह आपने कहा कि हम पुश कर रहे थे बच्चों को आउटडोर जाएं, लेकिन कोविड के बाद फिर वहीं बैक टू स्क्रीन एंड बैक टू द एक रूम तक हम अपने आप को महदूद करते नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा क्योंकि यू आर हेडिंग द काउंसलिंग सेल, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, और खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है डायरेक्ट आपसे उनकी इंटरेक्शन होती है। किस नज़रिए से आप इस चुनौती को हमारे समाज में देखते हैं सर? सर चुनौती बहुत बड़ी है, और डॉक्टर अभिषेक ने जैसे कहा कि थीम जो है इस बार का वो है मेंटल हेल्थ, और उसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल, मेकिंग इट ए ग्लोबल प्रायोरिटी। एग्जैक्टली। तो मैं वेल बीइंग पे फोकस करूँगा कि ज़्यादा हमने मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस कह के इसको स्टिग्मेटाइज थोड़ा सा कर दिया है। वेरी ट्रू। तो अगर हम वेल बीइंग इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, इवन अपनी नॉर्मल भाषा में भी, जैसे आजकल आपने देखा होगा ल्यूनेटिक्स, मेंटल हॉस्पिटल, ये चीज़ें चली गई हैं, तो अपने आप में ये बहुत चैलेंज था। तो मैं वेल बीइंग के हवाले से कहता हूँ कि हम वेल बीइंग भी देखते हैं कि फिजिकल वेल बीइंग, इमोशनल वेल बीइंग, इवन सोशल वेल बीइंग, हम स्पिरिचुअल वेल बीइंग की बात करते हैं। तो हम बच्चों को देखेंगे कि वो उनका अपने मतलब अपना जो मेंटल वेल बीइंग, उनकी इमोशंस कैसी हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, उसके बाद उनके बाद वो सेल्फ अवेयर कितने हैं, वो सेटिस्फाइड कितने हैं, वो कितने हैप्पी हैं, जिसको हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करेंगे। फिर हम आएंगे कि सोशल वेलबींग, उनके रिलेशंस कैसे हैं, उनकी सोशल इंटरैक्शंस कैसी हैं, वो कितने कोऑपरेटिव हैं, कितने कोलैबोरेटिव हैं। फिर हम बाकी पक्षों की बात करेंगे। तो हम जो बात ये करते हैं कि अगर हम इसको डायग्नोजेबल साइकियाट्रिक इलनेस के अलावा भी अगर हम देखें तो बच्चों में बड़ी सारी जो हैं इश्यूज़ और वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ उनकी पॉजिटिव इमोशंस की बात कर सकते हैं, जब उनकी सोशल इंटरैक्शंस की बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये शायद एक्सेप्टेबल भी होगा, ये शायद एक्सेप्टेबल भी होगा। एक रिसेंटली सर्वे जो है NCERT ने करवाया, तो NCERT ने हर तबके के बच्चे जो थे वो लिए, वो KV से लिए, स्कूल्स सरकारी स्कूल से लिए, CBSE से लिए, तो उन्होंने मतलब ये पाया कि बच्चे कहाँ प्रीऑक्युपाइड हैं जी, बॉडी इमेज। अब बॉडी इमेज के साथ अगर मैं नॉट सेटिस्फाइड हूँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, थिन हूँ, तो ये डायग्नोजेबल मेंटल हेल्थ पता नहीं कितना है, बट इट इज़ सीरियसली आई एम प्रीऑक्युपाइड विद दिस। मुझे इन्फैचुएशन है, मुझे प्यार हो रहा है, मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ इतनी छोटी छोटी लेटेंट चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही हैं, बट हमारे बच्चे उससे जूझ रहे हैं। और नहीं दिखने की वजह से है कि हमारा फोकस वो कभी नहीं रहा, अब धीरे धीरे फोकस बन रहा है। हमें स्कूल्स का फोकस हमेशा, एकेडमिक स्कूल का फोकस हमारा, जो चीज़ें दिखती हैं कि दौड़ लगा जो, मैराथन कर लो जी, तो बच्चे के मन के अंदर जो झांकना, उसकी जो थिंकिंग, उसकी जो इमोशंस, उसका जो बिहेवियर, क्योंकि मैं एंड करता हूँ कि अल्टीमेटली इट इज़ ऑल आवर थिंकिंग, इट इज़ ऑल आवर बिहेवियर एंड आवर इमोशंस। तो जब तक हम इन तीनों चीज़ों के जो लेटेंट हैं, जो छुपी हुई हैं, हम नहीं पहुँचेंगे तो हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर सकते। और ये लेटेंट होने की वजह से हमें बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, और हमें अपने जो बच्चों के जो इश्यूज़ हैं, जिसको एक दो मैंने आपको गिनवाए भी, जिसमें बॉडी इमेज है, प्री ऑक्यूपेशन विद रिजल्ट्स है, उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं, उनका जो मटीरियलिज्म है, मीडिया का भी बड़ा इसमें रोल है, उनका जो पीयर प्रेशर है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको जो है वो मतलब एक चैलेंज कर रही हैं। और एक जैसे डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि कोविड के बाद स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमारे जो डिजिटल गैजेट्स हैं, ये हमारी जो सोशल वेलबींग है उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। हमारे बच्चे चैलेंज्ड हो रहे हैं सोशल कोऑपरेशन, सोशल उस तरह से जो टीम मेकिंग या टीम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में, तो सोशली इन्वॉल्व नहीं रहना भी उनको कहीं ना कहीं जो है वो उनको मेंटल इलनेस की तरफ
जो मैं कह रहा हूँ ले जाएगा, वो लास्ट कड़ी मैं उसको मानता हूँ। तो हमें वी हैव टू निप द ईवल इन द वर्ड, वी हैव टू जस्ट स्टार्ट बाय आस्किंग द स्टूडेंट्स हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर योर इश्यूज। डॉक्टर रमेश, आपने लेटेंट चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया, नहीं तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। पिछले कई सालों से आप लगभग मेंटल वेलनेस पर ध्यान दे रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस आप इसमें आयोजित कर रहे हैं। खाली युवा ही नहीं है, क्योंकि कोविड की जिस तरह डॉक्टर अभिषेक ने जिक्र किया कि वी आर हेडिंग फॉर ए सेकेंडरी एपेंडेमिक, और वो उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जब मानसिकता या हमारी मेंटल वेलनेस ठीक नहीं है तो चीज़ें सुधरेंगी नहीं, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगी। आज जो युवा है या जो भी नौकरी पेशा है, कहीं ना कहीं उस पर एक तलवार लटक रही है, कईयों की नौकरियां भी खतरे में हैं या चली गई हैं, तो एक वो भी दबाव प्रेशर वो झेल रहे हैं, युवा अपनी तरफ से कई चीज़ें झेल रहे हैं। आपकी नज़र में आप इसको इस सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो विवेक जी, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि सीधी बात पे आपने मुझे इनवाइट किया। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, एंड इट हैज़ नेवर लॉस्ट इट्स शीन एंड द करिश्मा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, और उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं लगभग कोई 18-20 साल के गैप से मैं स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड रही हूँ। मैं उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रूमिंग ऐसे सेशंस देती रही हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे ये मेंटल हेल्थ वगैरह के बारे में ज़्यादा इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। और मुझे ये नॉलेज कहाँ से मिली है? मेरे स्टूडेंट्स से मुझे ये नॉलेज मिली है। वाई? बिकॉज जब मैं उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस देती थी, जो सिलेबस में होता था वो तो ठीक है, आप अपनी ग्रूमिंग कर लो, आप ऐसे बन लो, आप ऐसे कपड़े पहन लो, पर इंटरनल ग्रूमिंग जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है मेंटल हेल्थ से। बिकॉज अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो ही आपकी ग्रूमिंग जो है वो दिखेगी। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे, जैसे डॉक्टर शर्मा अभी कह रहे थे कि उनको अपनी सेल्फ इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं बच्चे, और कुछ जो जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं वो अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होते थे। उनको वो मतलब क्लास में बैठ के जब 10 बच्चे बात कर रहे हैं, वो बेचारे बच्चे बात नहीं कर रहे हैं। एंड वो क्या रीज़न था? वो यही रीज़न था कि वो अपनी इमेज के बारे में दे वर नॉट व्हाट डू वी कॉल, एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम नहीं था, एक सेल्फ इमेज उनके अंदर नहीं था। और एक और बात जो मैं ज़रूर इस फोरम पे कहना चाहूँगी, जो एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है विद मेंटल हेल्थ। जो ही हमने बोल दिया कि ये मिस्टर सो एंड सो वो किसी डॉक्टर को देख रहे हैं बिकॉज उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो एकदम से वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, हम सबके अंदर आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। दिस इज़ रियली रियली डिसहार्टनिंग, लेकिन ये चीज़ हो रही है। जाने या अनजाने हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये स्टिग्मा हमने जोड़ा हुआ है, और इसकी वजह से 3 तरीके के स्टिग्मा हो रहे हैं। वन इज़ पब्लिक स्टिग्मा, जो पब्लिक के अंदर है कि अगर किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर तो उसके साथ भाई कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो ज़रूर वो नेगेटिव चीज़ है, ज़रूर उसके अंदर कोई मॉन्स्टर है, ज़रूर वो वीक है। ये चीज़ें, ये स्टिग्मा मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किए हैं, देखे भी हैं। दूसरा जो है दैट इज़ सेल्फ स्टिग्मा। अगर मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, सारे लोग तो कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। दिस इज़ अनदर स्टिग्मा। वन मोर स्टिग्मा इज़ देयर विच इज़ इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा। इंस्टीट्यूशंस में मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। आई डोंट नो, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ अ कंपनी जो ओपनली कहती है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हम आपके लिए हैं, हम आपको हायर करेंगे। मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नहीं सुना, जम्मू में तो बिल्कुल नहीं सुना। और इसके साथ साथ देखिए, अगर किसी की कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, देयर इज़ अ कोटा फॉर देम, राइट? एक कोटा है, अगर किसी की फिजिकल कुछ इनकैपेसिटी है, दे आर चैलेंज्ड। There are some people who are mentally challenged. There are some people who face this on a day-to-day basis. वो challenge है। There are डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता होगा, bipolar disorders होते हैं लोगों में, तो क्या आप उनको हायर करेंगे?
I really don't think so. There is this big stigma attached to it. उसके बाद जो I don't know about insurances. Are there mental health insurances? There are health insurances. Are there mental health insurances? I think it has been recently शायद 2017 के onwards mental health insurance पे बात हुई है और एक शायद mental health insurance bill पास किया गया या whatever. I'm not very sure of this. मैं इस forum पे कह रही हूँ, लेकिन are we that aware? क्या हम इसको मतलब इस नज़रिए से देख रहे हैं? एक बात जैसे डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि मीडिया representations, I'm not talking about this media, I'm talking about social media. I am talking about a girl whom I knew जिसने Instagram पे मेरे सामने एक फ़ोटो डाली, 2 मिनट में उसने बोला कि मुझे इस पे लाइक नहीं मिल रहा, मुझे इस पे लाइक नहीं मिल रहा, मुझे इस पे लाइक नहीं मिल रहा। उतना स्ट्रेस मीडिया से भी मिलता है, सोशल मीडिया से बच्चों को। दैट गर्ल वाज 11 years old. उसने 1 घंटे में इतना स्ट्रेस लिया कि मुझे लाइक नहीं मिला इस पे। ये स्ट्रेस कहाँ जा रहा है? सोचिए इसके बारे में, हम कहाँ लेके जा रहे हैं अपनी जनरेशन को, हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं? वी रियली नीड टू थिंक अबाउट मेंटल हेल्थ, वी नीड टू गिव इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू इट, वी नीड टू टॉक अबाउट इट मोर, वी नीड टू नॉर्मलाइज इट, इट शुड बी नॉर्मल जस्ट एज सम अदर डिजीज. दैट इज व्हाट आई थिंक. मैम बिल्कुल आपने सही कहा कि आम बीमारी की तरह इसको भी कहीं ना कहीं आज एड्रेस करने की आवश्यकता है और उसको हर्ष करके एक स्टिग्मेटिक अप्रोच से देखने की आवश्यकता नहीं है. श्रेया मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और आप यहाँ पर युवाओं की अक्कासी कर रहे हैं. यू आर रिप्रेजेंटिंग द यूथ ऑफ आवर नेशन. किस नज़रिए से आप इस दिन को देखते हैं, चुनौतियाँ और एक जो डिफरेंट फेसेट्स हैं इसकी? थैंक यू विवेक जी. पहले तो मैं इसकी थीम के बारे में बात करूँगी. मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड. यहीं से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है. अनइक्वल वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड ही इतना अनइक्वल है, यहाँ पे इतनी इनइक्वालिटीज़ है. आप पुअर रिच ले लीजिए, इन्होंने बात की है नीतू जी ने, ग्रामीण से जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको रहता है कि जो सिटीज़ में रहते हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई है. जो हम यहाँ से आए, हम एक बैकवर्ड एरिया से आए, उनकी मेंटालिटी वैसी हो जाती है, तो वो भी उनके मन में एक इनइक्वालिटी, एंड सही कहें तो एक्चुअल में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है. हमें वो चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है. एक जो अमीर और गरीब का गैप है वो बढ़ता जा रहा है. नो डाउट इंडिया में GDP बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, बट द रिच आर बिकमिंग रिचर एंड द पुअर आर बिकमिंग पुअरर. उस वजह से जो हमारे किसान के सुसाइड्स हो रहे हैं वो भी तो डिप्रेशन में आके ही हो रहे हैं. जो हर चीज़ है, सब कुछ स्टार्ट होता है एक अनइक्वल वर्ल्ड से. तो हमें पहले ये इनइक्वालिटी घटाने की ज़रूरत है, उसके बाद जाकर हम मेंटल हेल्थ पे वर्क कर सकते हैं. इनइक्वालिटी घटेगी, अपने आप मेंटल हेल्थ भी सुधरेगी लोगों की. एंड स्टूडेंट्स का लें, स्टूडेंट्स पे इतना प्रेशर होता है, बचपन से सिखाया जाता है A+ लाओ, 100% मार्क्स लाओ. बच्चे अपना फोकस देते हैं, 100% देते हैं, बट इट्स फाइन. वी शुड वर्क ऑन देयर ओवरऑल वेल बीइंग, नॉट ऑन देयर 100% मार्क्स, A+ ग्रेड्स. सबको ही लाएंगे तो सेकंड कौन आएगा? तो वही बात है, हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चे को. जैसे उन्होंने कहा, रमेश जी ने, कि लुक्स के बारे में उन्होंने सर्वे या बॉडी इमेज कही थी, NCERT के सर्वे की. बॉडी इमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. उन्हें रहता है मेरे पेयर ने ऐसा, मेरे फ्रेंड ने ऐसी ड्रेस पहनी है, मैं ऐसी क्यों पहनूं? वो कार में आता है, मैं स्कूटी पे या वॉकिंग क्यों जाऊं? सो ऑल दोज फैक्टर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस. एंड बच्चे के पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए, ऐसी बातें करने के लिए, स्पेशली एडोलेसेंट्स. वो ना बच्चे होते हैं ना एडल्ट्स होते हैं. सो दे आर मूविंग ऑन टू अ फेज जहाँ पर वो चीज़ें खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता, वो किसी से बात नहीं कर सकते. उन्हें लगता है हम बात करेंगे लोग क्या सोचेंगे, हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हमारे टीचर्स क्या सोचेंगे. ऑल दे टॉक टू इज़ देयर फ्रेंड्स, देयर पीयर्स, जो उन्हीं के एज ग्रुप के होते हैं. सो वी कैन नो द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस जो उनको भी होगा, कुछ भी नहीं होता, एंड द लेवल ऑफ एडवाइस जो वो लोग देंगे, वी नो दैट. So they all fall in the same category.
So we need to change this first. एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, और यहाँ पर Right. जिस तरह श्रेया ने भी जिक्र किया, एक सर कॉम्प्लेक्सेस आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होते हैं और वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फिर ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप पिछले कई सालों से लगातार डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो पेशेंट्स हैं उनसे मिलते आए हैं, इंटरेक्ट करते आए हैं, क्या आज ज़रूरत इस बात की नहीं है कि जो हमारी मेंटल इलनेस है उसको एक स्टिग्मा की नज़र से न देखें, बल्कि एक एक्सेप्टेंस की नज़र से देखें और बेहतर अवेयरनेस एजुकेशन से इसको पार किया जा सके? सर विवेक, जब हम स्टिग्मा की बात करते हैं ना, तो वी हैव बीन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव बीन फाइटिंग दिस टर्म फॉर द लास्ट मे बी अ सेंचुरी और सो। जैसे कि रमेश सर ने बताया कि मेंटल हॉस्पिटल का नाम चेंज करके साइकेट्री हॉस्पिटल रख दिया गया, वो इसीलिए था कि मेंटल वर्ड के साथ स्टिग्मा जुड़ गया था। लकीली साइकेट्री वर्ड, यू नो, इट्स अ न्यू सॉर्ट ऑफ अ वर्ड, तो इतना स्टिग्मा इसके साथ अभी नहीं जुड़ा है। एक ये भी रीज़न है, एक ये भी रीज़न है दैट विद द लेवल ऑफ एजुकेशन विच वी आर रिसीविंग नाउ, विच वी हैव अचीव्ड नाउ, स्टिग्मा को कम करने के लिए द बेस्ट टूल इज़ एजुकेशन। ठीक है, नाउ द चिल्ड्रन आर गेटिंग एजुकेटेड, they are achieving their graduations, post graduations, so उनका जो scope of vision है वो बढ़ जाता है। It's all about your scope of vision, you know, आप mentally कितने open हैं mental health के बारे में। So first important thing is कि stigma को education से ही remove किया जाता है, but education के you have to have some backbones to education. What will you educate? कि don't stigmatize. Who will agree? No, nobody will agree. You have to give them some evidence. Evidence में हमें पिछले 20 साल में, I've been practicing psychiatry now for around 20 years, 2007, 15 years, मैंने देखा है कि रिसर्च ने बहुत रोल प्ले किया। वो जो एक डॉक्टर्स 20 साल पहले, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू से कि आपको डिप्रेशन क्यों हुआ, वी डोंट नो क्यों हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं था। अभी भी लोग पूछते हैं, सर क्या डिप्रेशन है, कोई टेंशन तो है नहीं, खाता पीता है, इसको सब कुछ दिया है, घर में ऑल फैसिलिटीज़ हैं, क्यों डिप्रेशन हो गया? Now last 20 years में we have found the neurotransmitters, the chemicals in the brain in short, which can cause depression. Now अगर when you tell them कि यार it is because of the low level of I'm talking of depression, let's say कि low level of serotonin in your brain, और patient घर जाके 90% will Google you, वो दवाई भी गूगल करेगा, वो ट्रीटमेंट भी गूगल करेगा, वो and when he will find okay हाँ serotonin कम है, so he will find that this is something internal. What we have been discussing are external factors. Exactly. External factors भी उतने ही important हैं। साइकेट्री में हम बात करते हैं डुअल हिट हाइपोथेसिस की। डुअल हिट हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ कि एक पेशेंट जो कि पहले से सेरोटिन उसका कम था, लेकिन स्ट्रेस आया, वो इतना नीचे चला गया कि उसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया। साइकेट्री इज वन फील्ड जहाँ पर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि बाकी पैनलिस्ट ने डिस्कस किया, उतना ही इंपॉर्टेंस हम उनको देते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स को भी। मगर जेनेटिक फैक्टर्स को देयर आर अराउंड 80% ऑफ साइकेट्रिक इलनेसेस व्हिच डू नॉट हैव एनी एनवायरमेंटल कॉज। सो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक जरिया मिल गया। इसके अलावा इंटरनेट ने भी थोड़ा रोल प्ले किया। जब मैं ट्रीटमेंट गैप की बात करता हूँ, ट्रीटमेंट गैप का मतलब मैंने पहले भी बताया कि कितने लोगों को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और कितने लोग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बिल्कुल सही। उसका एक रीज़न, प्राइमरी रीज़न क्या था कि लोगों को पता ही नहीं था कि अरे यार मेरे को 5 साल से गैस की प्रॉब्लम है, इट कुड हैव अ साइकोलॉजिकल कॉज। बट नाउ व्हेन दे डिस्कस, उनको फिर 2-3 सिम्टम और आना शुरू हो गए। ओवर द टाइम उनकी नींद भी उड़ना शुरू होगी, ओवर द टाइम वो चिड़चिड़ा रहना शुरू हो गए। नाउ व्हाट दे डिड, वन फाइन डे दे गूगल्ड दीज 3 टर्म्स, गैस्ट्रिक एसिडिटी, इंसोम्निया एंड मूड स्विंग्स। तो गूगल इज नाउ सच अ गुड फिल्टर, वो आपको डायग्नोसिस दे देता है। नाउ दिस हैज अ बैड इफेक्ट टू इट ऑल्सो, बट एटलीस्ट उनको ये पता चल गया, अरे यार पेट की दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो कहीं और है, दिक्कत कहीं और है। एंड मैनी पेशेंट आई हैव सीन, दे कम टू यू जस्ट बिकॉज सेइंग एटलीस्ट 1 पेशेंट अ डे, आई कैन टेल यू एटलीस्ट 1 पेशेंट अ डे, दे कम टू यू, दे से सर हमने वी फाउंड इट फ्रॉम द इंटरनेट दैट वी हैव एंजाइटी इश्यूज। ठीक है, एंड देन वी टेल यू ठीक है, नाउ यू हैव गॉट योर डायग्नोसिस, लेट मी रिफाइन योर डायग्नोसिस एंड लेट मी ट्रीट यू, नॉट लेट द गूगल ट्रीट यू। सो यस, स्टिग्मा इम्प्रूव हो रहा है, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ट्रीटमेंट गैप मैंने अभी भी बोला 90% है, उस 90% को हमने रिवर्स करना है, उसको रिड्यूस करना है 10%।
So with all these things we can reduce it. श्रेया, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर नीतू जी ने एक लड़की का जिक्र किया जी जी कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल अगर मोबाइल हाथ में ना हो हमें लगता है समथिंग इज़ मिसिंग, हमारी साइक का एक हिस्सा बनता जा रहा है। और खासकर अगर नेट ना हो, व्हाट्सएप ना हो, फेसबुक ना हो, लेकिन आप उनसे दूर हैं। आप ना व्हाट्सएप यूज़ करती हैं ना फेसबुक यूज़ करती हैं। कितना प्रभाव, अगर आप जनरल यूथ की अगर बात करें, उनकी डिपेंडेंसी जो बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और उसके बिना अगर वो उनके पास नहीं है तो एक स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता नजर आएगा, जिसका जिक्र यहाँ पर नीतू जी ने किया। क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ नीतू जी से, जो उन्होंने कहा था लाइक्स नहीं मिल रहे, बार बार पोस्ट कर रही है, हर 2 सेकंड वीडियो पोस्ट कर रही है कि मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे। कितना बड़ा स्ट्रेस है एक 11 साल की लड़की के लिए, जिसका ध्यान ही कहीं और, अपनी वेलबींग, अपनी पढ़ाई, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स पे होना चाहिए, उसका ध्यान एक मेयर लाइक पर चला गया। कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होगी उसकी। और ऐसे ही लोग बाद में जाके ज़्यादा डिप्रेशन, इरिटेबल, जैसे उन्होंने कहा इरिटेबिलिटी भी एक फैक्टर है इसका, वो सब बन जाते हैं। मैं पर्सनली सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, पहले अपने पढ़ाई के रीज़न से थी, टाइम ही नहीं मिलता था। आई यूज़ टू स्टडी लाइक 10-12 आवर्स अ डे। उसके बाद फैमिली को टाइम देती थी, अपने बाकी के काम। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स एंड ऑल, कुछ फिक्शनल, सो आई यूज़ टू रीड देम। अदरवाइज़ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स एक्चुअली अ टाइम वेस्ट। आप अपनी एनर्जी, अपना माइंड एक और प्रोडक्टिव चीज़ों पर लगा सकते हैं। आप गेम्स खेल सकते हैं। हम आउटडोर गेम्स बचपन में खेलते थे, आज के टाइम पर कौन है बच्चा जो बाहर जाकर गेम्स खेलता है? वेरी रेयर, वेरी रेयर। कुछ फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स होंगे जो खेलते हैं, अदरवाइज कौन खेलता है? आजकल के बच्चे भी स्कूल में भी गेम्स नहीं खेलते होंगे। दे जस्ट टॉक अबाउट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एवरीथिंग। नो डाउट इसका अच्छा प्रभाव भी है। वी आर कनेक्टेड टू पीपल जो बहुत दूर रहते हैं, बट वॉट अबाउट दोज हु आर लिविंग क्लोज बाय? हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे टीचर्स, हमारे नेबर्स, हमें पता भी नहीं होता आज की डेट में हमारे नेबरहुड में कौन रह रहा है। सो आई थिंक मॉडरेटली अगर कोई यूज़ करे तो इट्स फाइन, बट अगर आप बहुत एक्सट्रीम लाइक्स के लिए 2-2 मिनट में पिक्चर्स डाल रहे हो कि लाइक नहीं मिल रहे, तो इट्स वे टू मच। डॉक्टर मिर्जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा, और हम यहाँ पर क्या हमारी जो स्कूल एजुकेशन का करिकुलम है उसमें इस तरह का मेंटल वेलनेस को लेकर या युवाओं को एड्रेस करने के लिए ऐसा करिकुलम है कि टू कैच देम यंग इस सब्जेक्ट के बारे में, ताकि वो आगे जाकर इस सब्जेक्ट से वेल वर्स हो सके और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और उस तरह का चाहे इंटरनल फैक्टर हो चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हो, दोनों को एड्रेस कर पाए? इसे बहुत लाइक दिस इज़ वेरी, जिसको हम बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन भी है, और इस टॉक ऑफ द टाउन ने बाजी मार ली हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम को लॉन्च किया। बिल्कुल सही। उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम को लॉन्च करना, उसकी इफ़ेक्टिवनेस होना, ये सेकेंडरी टर्सरी इश्यूज़ हैं। उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया। उन्होंने कहा हैप्पी स्कूलिंग सच अ ग्रेट कॉन्सेप्ट दैट इट कैन एक्चुअली लीड टू मैनी पॉजिटिव आउटकम्स इंक्लूडिंग आउटकम्स इन एजुकेशन। मैं विवेक जी बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा कि क्रिएटिव या इनोवेटिव वो होता है जो खुश होता है। ए पर्सन हु इज स्ट्रेस्ड ही कैन नॉट बी इनोवेटिव और क्रिएटिव। तो हैप्पीनेस करिकुलम का जो मैं एक जिक्र कर रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का, वो धीरे धीरे परकोलेट कर रहा है। फॉर्चुनेटली हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जम्मू में, मैंने खुद अपने हाथों से एक काउंसलिंग कैलेंडर का जो है वो एक हमने सर्कुलेट किया है। वो परकोलेट होता है, इम्प्लीमेंट होता है। उसके जो टॉपिक्स देख लीजिए, माइंडफुलनेस, जैसे मैडम ने बात की, मैं डॉक्टर अभिषेक का वर्ड्स रिपीट करूंगा कि मुझे रश कहाँ से मिलता है, मुझे किक कहाँ से मिलता है, या ड्रग से मिलता है या फेसबुक की लाइक से, क्योंकि मैं कभी अंतर्मुखी रहा ही नहीं। अंतर्मुखी सदा सुखी, ये किसी IAS के वर्ड्स हैं। तो अगर बच्चों को हम माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग क्लास से पहले मॉर्निंग असेंबली में छोटी छोटी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस जो हमारी एंशिएंट विजडम है उससे हम बच्चों को अवगत कराते, तो शायद बच्चों को सोशल मीडिया का जो मज़ा था, ड्रग्स का जो मज़ा था, वो अधूरा लगता, उनको वो अच्छा लगता। तो करिकुलम के साथ साथ जिसमें माइंडफुलनेस है, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसमें सोशल इमोशनल लर्निंग है, सोशल इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग है, जिसमें लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग में असर्टिवनेस है, लर्निंग टू से नो है,
ये हम अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। आर्ट थेरेपी है, सो मैनी थिंग्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये लगता है कि हमें बच्चों को प्रैक्टिकली उन एक्टिविटीज़ में एंगेज करवाना है। स्पोर्ट्स इज़ वन, माइंडफुलनेस इज़ अनदर एक्टिविटी थ्रू सिंपल ब्रीदिंग एक्टिविटीज़, कि वो अपने जो अंदर उनके एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है उससे कनेक्ट करें, और जो एक विशियस सर्कल जो चल रहा है, जो इस समय वर्ल्ड में जो मटेरियलिज्म ने बना के रखा है उन बच्चों को डिस्ट्रैक्ट ट्रैप करने के लिए, वो विक्टिमाइज ना हो। मैं विवेक जी बहुत बार बच्चों को विक्टिम देखता हूँ, कोई क्राइम कर रहे हैं, कोई ड्रग कर रहा है, कोई ईव टीजिंग कर रहा है, तो आई फील देम दैट दे आर द विक्टिम्स, दे हैव बीन पाउंडेड विद सच uncensored information. What will they do? The mind will act according to the way that we have been pounded. तो उन्हीं बच्चों को थोड़ा सा शील्ड करके, सेंसर करके, मीडिया लिटरेसी, जैसे ये 21st सेंचुरी स्किल है, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी ये 21st सेंचुरी स्किल है, कि गूगल तो है जैसे सर ने कहा, पर उस इन्फॉर्मेशन की क्या क्या खामियां हैं, मीडिया तो आप देख रहे हैं उसकी क्या खामियां हैं। तो अगर हम बच्चों को ये जो मीडिया लिटरेसी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, इस तरह की चीज़ें अगर हम करिकुलम में डायरेक्टली शामिल करें, तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ producing managers for the companies, instead of producing robots for the world, we'll be producing a well balanced human beings, जो मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत एक पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले करेंगे। और इसमें हम कार्यरत हैं, हम NGOs की मदद से, हम बाकी गवर्नमेंट से लेते हुए हम बिल्कुल करिकुलम का इसको पार्ट बनाने जा रहे हैं। एटलीस्ट मुझे लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में और ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट बॉर्न भी है। और मैं बड़ी बार एक और बात जो कहना चाहूँगा कि जैसे बाकी सारे जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे, जैसे आपने ईव टीजिंग कहा, जैसे आपने ड्रग अब्यूज़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं ये भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि मेंटल हेल्थ इशू की वजह से ही ड्रग अब्यूज़ है, वन ऑफ द इश्यूज़ है कि मेंटल हेल्थ, अगर हमारे बच्चे मेंटली हेल्दी होंगे तो दे विल नॉट फॉल ट्रैप टू सच सोशल मैनेसेस। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल्स को ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, छंद, ये सारे ज़रूरी हैं, but when we are knowing to know about the world, why not to be self-aware? If we are knowing about the universe, we want to go to space, why don't we get inside us? मैंने अभी पिरामिड फाउंडेशन में किया था एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने यही कहा कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है। उन्होंने संस्कृत में लिखा था, आई एम नॉट गेटिंग इट। तो मुझे बहुत एक मेरे आंखों में आंसू आ गए कि क्या हमारे यंगस्टर्स, क्या वो अवगत हैं ऐसी नॉलेज से कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर है? क्या हमें ऐसी शिक्षा दी जा रही है? तो हमें एंशिएंट विजडम, सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, इसको करिकुलम में लाने और उसको प्रायोरिटाइज करने की बड़ी ज़रूरत है। और हम देखेंगे कि स्कूलिंग जो है वो और प्रोडक्टिव हो जाएगी जब वो हैप्पी स्कूलिंग होगी। हम आशा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी हैप्पी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जल्दी आए, न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूल्स भी इसको अपनाएं, और कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको एक नई चेतना आ सके। नीतू जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आजकल एक जो हमारे सोशलाइजेशन की एक प्रोसेस की बात करें, आज सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन ज़्यादा है, पेरेंट्स वर्किंग है, इकलौता बच्चा है, और अपनी एब्सेंस को किसी न किसी तरीके से मॉनिटरी या फिर कोई चीज़ लाकर पूरा करने का प्रयास करते हैं। पेरेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, नौकरी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा, पैसे मिल रहे हैं लेकिन वो जो सही सोशलाइजेशन की प्रोसेस नहीं मिल पा रही है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? मैं तो इसको बहुत बड़ी चुनौती मानती हूँ, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ, और जॉइंट फैमिली ऐसी नहीं कि सिर्फ दादा दादी थे घर में। अगर आप सबको पता होगा कि जो श्रीनगर में कश्मीर में घर हुआ करते थे, बड़े बड़े घर होते थे, कजिन्स, सेकंड कजिन्स एक ही उस बड़े घर में रहते थे। नो डाउट किचन अलग होती थी, जैसे आजकल फ्लैट सिस्टम होता है, वो पुराने फ्लैट सिस्टम टाइप होता था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो एग्ज़ाम जब होता था, फाइनल एग्ज़ाम, तो मेरे दादाजी कहते थे सबसे पूछ के जाना है, ठीक है, एग्ज़ाम है आपका। तो हमारा 4 स्टोरीड हाउस था, तो ऊपर से नीचे तक देयर वर ऑलमोस्ट 6 फैमिलीज़, तो पूरे 6 की 6 फैमिलीज से आशीर्वाद लेके स्कूल के एग्ज़ाम देने जाना होता था। कोई भैया मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई भैया इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कोई दीदी कुछ और पढ़ा रही हैं। खेलना है, स्कूल से वापस आ रहे हैं तो अपने ही घर में जो बैकयार्ड था, सारे कज़िन्स के साथ खेलना है। कि स्ट्रेस क्या होता है हमें नहीं पता था।
ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी एक जॉइंट फैमिली बिल्कुल की। और मतलब आप बात कर सकते हैं, आपको कोई इशू है तो आप किसी दीदी से, किसी भैया से, किसी अपने ताया जी से आप बातें कर सकते हैं। आप अपना जो आप सोच रहे हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और आपको अच्छी सजेशंस भी मिलती हैं। तो ये तो बहुत ही एक मैं कहूँगी कि एक एक ब्लेसिंग थी कि जब हम लोग रहते थे जॉइंट फैमिलीज़ में। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ये चैलेंजिंग है क्योंकि हमें इजी वे आउट लगता है, बच्चे को मोबाइल दे दो, टैब दे दो, वो टाइम पास करेगा, मेरे को भी लेट आना है, ठीक है, मेड को रख लिया। मेड तो ज़्यादा कर नहीं सकती है, मतलब एक बातचीत नहीं कर सकती, बच्चे को कितना ही कर लेगी वो, हैंडल करेगी, वो खाना पीना दे सकती है, लेकिन और क्या करूँ मैं बच्चे के लिए, चलो मैं इसको मोबाइल देती हूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें एक नोवेल वेज ढूंढने पड़ेंगे बच्चों को एंगेज रखने के लिए। मे बी हम उनको कुछ गेम्स जो वो खेल सकें घर पे, कोई भी मतलब ऐसी जो आजकल एक्टिविटी किट्स बहुत अच्छी आती हैं, व्हाई नॉट गो फॉर दैट। अगर आप टैब पे पैसा खर्च सकते हैं तो आप क्यों नहीं उन एक्टिविटी गेम्स पे पैसा खर्च सकते हैं। आप उनको एंगेज रखिए। मैं ये नहीं कहती जब हम लोग मीडिया आजकल कोविड आया था तो बच्चों ने टैब से ही पढ़ा, उन्होंने उस मोबाइल फ़ोन से ही पढ़ा। या फिर हमें आजकल रिसर्च करनी है, बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उन्हें रिसर्च करनी है, उनको चाहिए ये, लेकिन आप इसको लिमिट कीजिए। तो ये चैलेंज ओवरकम किया जा सकता है, थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी पड़ेगी जो हम नहीं करते, यही मेरा मानना है। श्रेया, चुनौती तो है, इसका एक समाधान क्या हो सकता है? सोशल नेटवर्किंग के बारे में बोला, इन्होंने अभी टैब्स के बारे में बोला। हमें नो डाउट मोबाइल्स का नीतू जी ने बताया कि बहुत अच्छा यूज़ रहा है कोविड पैंडमिक में, पर कोविड पैंडमिक के फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज़ रहा है एंग्जाइटी और डिप्रेशन में। सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, ये उनका भी है जो वर्किंग है, वर्किंग प्रोफेशनल्स बाहर नहीं जा सकते थे, किसी से बात नहीं कर सकते, सोशलाइज नहीं कर सकते थे। तो इसका एक बहुत अच्छा सल्यूशन है मेडिटेशन, जैसे डॉक्टर रमेश ने कहा। मेडिटेशन, हम अंदर जाएं, अंदर डीप विदिन, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, एक नेगेटिव एनर्जी निकलती है। एक ही चक्रा से क्रिएटिविटी निकलती है, उसी से कोई नेगेटिव एनर्जी भी निकलती है। सो हमें ऐसी मेडिटेशंस बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। बचपन में हम उन्हें खाना खिलाते खिलाते मोबाइल की वीडियोस दिखाते हैं, कार्टून दिखाते हैं, यूट्यूब किड्स आ चुका है आजकल, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपनी वैदिक प्रैक्टिसेस से। स्टार्टिंग में दिनचर्या उनकी देखनी चाहिए कैसी है, अपने आयुर्वेद को जोड़ना चाहिए उनकी लाइफ से। मतलब ऐसी हमारी इंडिया में ही ऐसी प्रैक्टिसेस है, ऐसा सब कुछ है कि अगर हम अपने बच्चे की लाइफ में उन्हें इनकलकेट करें तो मेंटल हेल्थ रहेगी ही नहीं। मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, उसका कोई डिसऑर्डर रहेगा नहीं। आजकल जिससे देखो एंग्जाइटी अटैक हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, एंड दे फील हमें हार्ट अटैक से बुरा हाल हो रहा है। सो मेरी एक फ्रेंड ही है, वेरी क्लोज वन टू मी, उसे ऐसा फील होता है, एंड दैट टाइम अगर उससे बोलो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, शी इज़ लाइक आई डोंट वांट दैट, आई जस्ट वांट यू टू लिसन टू मी। सो व्हाट आई टेल हर, मेडिटेट, just smile, let it go, meditate, let it be. If you go within, your problems outside will resolve themselves. So एकमात्र solution मेरे according meditate है, उसके बाद योगा। आप योग कर सकते हैं। योग ऐसी चीज़ है जो हमारी सांस से जुड़ी हुई है। We have to inhale, we have to exhale in every movement. So जितना आप योग करेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। डॉक्टर रमेश, आपकी नज़र में यहाँ से एक बेहतर समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि चुनौती हम सबके सामने है, लेकिन चुनौती को पार भी हमने करना है, क्या कहेंगे? समाधान मेंटल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए सर देखिए, मैं बहुत सिंपल भाषा में, हालांकि डॉक्टर अभिषेक का जो पर्सपेक्टिव था कि बायोकेमिकल, जिसको हम केमिकल लोचा कहते हैं, ऑफ कोर्स हम डॉक्टर का डायग्नोसिस वो नहीं कर सकते, हम केवल मेडिटेशन से हम इन रोगों का निदान नहीं पा सकते। अगर कोई बायोकेमिकल तो उसके लिए मेडिकेशन, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं।
प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो इसके अलावा देखो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमने अपने बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाया है, थैंकफुलनेस सिखाई है। हमने अपने बच्चों को सेल्फ एफिकेसी, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके लिए कुछ किया है। हमने अपने बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस के लिए कुछ किया है। हमने अपने बच्चों को नेचर के साथ जोड़ा है। हमने अपनी बच्चों की ईटिंग जो प्रैक्टिसेस है उनका ध्यान रखा है। हमने बच्चों को, जैसे मैम कह रहे थे, तो मैंने अपनी बेटी को, मैं भी न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, माई वाइफ एंड बोथ अस आर वर्किंग, तो मैंने इन्वेस्ट किया है। जैसे ये कह रहे थे एग्जैक्टली, बेटी के लिए मैंने अभी एयरपोर्ट से लाई मैजिकल बुक, वो जिस पे पेन रखती है तो वो बोलती जाती है। और बड़ी वाली को मैंने पियानो के लिए बाइट हेड जूनियर से, उनको हॉबी में मैंने इनकलकेट किया है। तो उसके बाद क्या हम उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, या उनको इमोशनल अवेयरनेस के थ्रू। तो थिंग्स आर वेरी सिंपल, लाइक ईटिंग, योर लाइफस्टाइल, योर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, योर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये सारे हमारे वेलबींग से लिंक्ड हैं, उनकी सोशल इंटरेक्शन जो हैं। और पब्लिक का एटीट्यूड चेंज करना और मेंटल हेल्थ एक्चुअली है क्या, इसके बारे में जो अवेयरनेस है, करिकुलम में इस चीज़ को जो लाना, टीचर्स को जो है वो सेंसिटाइज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिला के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और बच्चों को जो है उनका वेलबींग इंश्योर कर सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक, योर काइंड वर्ड्स कि ओवरऑल इस जो सिचुएशन है, बेहतर समाधान, चाहे हम इंटरनल या एक्सटर्नल डायमेंशन की अगर बात करें, किस प्रकार उसको एड्रेस किया जा सकता है सर? देखिए, एड्रेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट, वही जैसे थीम भी है कि वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू आवर मेंटल हेल्थ। यू नो, मेंटल हेल्थ सिम्टम्स बच्चों में, अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों में या एडल्ट्स में भी मैनी ए टाइम यू नो उनके नियर एंड डियर ही रफा दफा कर देते हैं। इट्स अ बेस्ट वर्ड टू यूज़ कि क्या टेंशन है, क्यों रो रही है, क्या पैनिक हो रहे हैं तेरे को, कुछ नहीं होता, जा थोड़ा सा घूमा, ये। बट डोंट यू थिंक दैट कि ये सिम्टम्स किसी आने वाले खतरे के एक इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं, एक सम मेजर साइकियाट्रिक इलनेस? और अगर वो मेजर साइकियाट्रिक इलनेस हो गई तो मोस्ट ऑफ द मेजर साइकियाट्रिक इलनेस आर क्रॉनिक इलनेसेस, ठीक है। उसमें थोड़ा सा वंस अगेन आई एम अवेयरिंग पीपल, उसमें क्या है कि एक तो अगर क्रॉनिक इलनेस होगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ क्रॉनिक इलनेस। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, दिस आर क्रॉनिक इलनेस। यू माइट हैव टू आइदर टेक मेडिकेशन और कंटिन्यू योर थेरेपी फॉर मे बी मेनी मंथ्स टुगेदर। फिर घर वालों का एक प्रेशर ये भी रहता है कि नहीं, कब दवाई बंद करनी है, या कब डॉक्टर साहब 4 सिटिंग्स हो गई, या बहुत कब लेनी है। सो why this is important? क्योंकि if we can manage psychiatric disorders earlier, we can stop them from becoming chronic disorders. दूसरा, जैसे कि बाकी सब लोगों ने बताया, मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, उस दैट इम्प्रूवमेंट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये एक एपिडेमिक जो चल रहा है ना, हम तो बात करें कि देयर माइट बी एन एपिडेमिक ऑफ सेकेंडरी एपिडेमिक ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, बट एक एपिडेमिक से हम अभी जूझ रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू एन एपिडेमिक ऑफ ड्रग अब्यूज़। जम्मू पिछले 5 साल से इट हैज़ बीन इन द क्रचेस ऑफ ड्रग अब्यूज़। और वो क्यों हुआ है, उसका एक मेजर रीज़न ये है कि वी हैवंट टेकन केयर ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन। सो अगर हम ये करेंगे तो आई थिंक एक होली मेंटली वेल सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। नीतू जी, बिल्कुल अंत में चलते चलते क्या कहेंगे? मेरे लिए तो देयर इज़ जस्ट वन वर्ड, अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ द की वर्ड। अगर हम अवेयर हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है और हमें इसके साथ कैसे डील करना है, तो मुझे लगता है मतलब 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। क्योंकि अभी मैं, जैसे सर ने कहा, इंटरनेट तो हमारा आजकल वो एक वन स्टॉप शॉप है। तो मैं भी कुछ दिन पहले मैं इंटरनेट पे पढ़ रही थी मेंटल हेल्थ के बारे में, और मैंने पढ़ा कि लगभग कोई 60-70% लोग जो हैं वो बताते ही नहीं हैं कि हमें कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टिग्मा इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि वो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते कि हमें ऐसा कुछ है। पहले तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें ऐसा, एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी बात है सर। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ही तो आप हेल्प लोगे। हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमारे साथ कोई इशू है। अगर आज की डेट में मैं भी किसी चीज़ से थोड़ा सा एंग्शियस होती हूँ, मैं नहीं एक्सेप्ट करना चाहती कि मैं ये सोचना चाहती हूँ मैं तो बड़ी स्ट्रांग हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो एंग्शियस नहीं हो सकती, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो बच्चों को सिखाती हूँ, मैं एंग्शियस कैसे हो सकती हूँ। तो ये अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और जैसे सर ने कहा कि रेडिक्यूल करते हैं हम, नहीं नहीं ये क्या बात है यार, 2-4 दिन कहीं घूम के आओ, ऐसे थोड़ी है, तुम तो बड़े स्ट्रांग हो। हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। ये भी बात होती है कि ये क्या वो क्या होता है डिप्रेशन, आजकल तुम लोग बस देखते रहते हो ये सब, और तुमने ये की टर्म पकड़ा हुआ है, बस तुम्हें लगता है कि तुम्हें डिप्रेशन है। अवेयरनेस नहीं है। जैसे सर ने कहा, ये सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, इंटरनल भी हैं। जिसको डिप्रेशन है उस बेचारे को ये नहीं पता कि मुझे डिप्रेशन है, और आउट ऑफ दैट वो 4 तरीके के बिहेवियर दिखाता है। हम उसी पे वी आर टू हार्ड ऑन देम, they don't know what they are doing, and we are hard on them because we are not aware. Awareness, I think, is the key. Awareness and acceptance is the key. We need to think hard about it. There's a mantra, awareness and acceptance is the key. और शायद जिस तरह नीतू ने जिक्र किया कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता ही नहीं है कि वो मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दलदल में जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अवेयरनेस और एजुकेशन, और जो विश्व मेंटल हेल्थ डे है उसका थीम भी यही है कि एक ग्लोबल प्रायोरिटी होनी चाहिए मेंटल इलनेस को लेकर। और हम सबके एक दायित्व बनता है कि ना केवल अपने परिवार में बल्कि अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसे लोग मिले तो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और आवश्यकता ये भी है कि थोड़ा समय अपने परिवार के साथ निकालें, इस सोशल रियल वर्ल्ड से बाहर आके रियल वर्ल्ड में आए, और कहीं ना कहीं आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, बच्चों को खुद भी जाएं। और इस जो दौड़ बड़ी ज़िंदगी है उसमें ज़रूरतें और इच्छाएं कम नहीं होंगी, लेकिन स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ेगी, उससे दूर रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर अभिषेक चौहान जी, डॉक्टर रमेश जी, नीतू जी और श्रेया जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।